गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो यानी जो वीडियो हमने कल पोस्ट किया था उसमें हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 12(8). आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12(b). 12(b) आज हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ टू क्वांटिटीज, लिसन वन मिनट, टू क्वांटिटीज x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, if two proportional if x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अब हम क्या कर देते हैं, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू होता है x इक्वल टू k इंटू 1/y। y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y बराबर क्या होता है k, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x y इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया? x y इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर देते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट करिए, एक मिनट के लिए सपोज दैट करिए हमारे पास पॉइंट A है और यहाँ हमारा पॉइंट B है। हमारे पास एक पॉइंट A है, हमारे पास एक और पॉइंट B है। सपोज दैट करिए एक कार यहाँ से जो है, यहाँ से पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक जाना है। तो इस कार को यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए यानी फास्ट पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ फास्ट पहुंचने के लिए इसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इसके स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप सपोज करिए, ये तो आपको पता है कि वहां तक जल्दी पहुंचने के लिए हमको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सपोज दैट करिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए हमको 1 आवर्स लगते हैं। 1 आवर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम चलते हैं, तो हमारी स्पीड जो है सपोज दैट करिए 50 km/h। सपोज दैट करिए कि हमारी जो स्पीड है वो 50 km/h है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और पहले हम पहुँचें, इससे और हम पहले पहुँचें। हम चाहते हैं कि जो है हम यहाँ 40 मिनट में ही पहुँचें। तो जब हम 40 मिनट में जब हम पहुँचना चाहेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि हमारे स्पीड जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। हमारे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास दो क्वांटिटी है x और y, जब x इंक्रीज करेगी तो हमारा y जो होगा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। या जब x डिक्रीज करेगी तो हमारी y क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। मतलब एक जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। यदि फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी इंक्रीज करेगी। जैसे हमको एक बहुत बड़े घर को पेंट करना है। सपोज दैट करिए 10 पेंटर जो है मिल करके एक घर को 15 दिन में पेंट करते हैं। ठीक है, 10 पेंटर हैं, 15 दिन में पेंट करते हैं। यदि यहाँ हम किसी एक को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, यदि हम पेंटर की संख्या को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ जो नंबर ऑफ डेज है वो घट जाएगा। अगर जो यहाँ हम इसकी संख्या को इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या होगा? घट जाएगा। तो इसमें एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी और एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी। वहाँ जो होता है वहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब जैसे फर्स्ट है, एक हमारे पास कॉलम बनाया है x y, एक्सरसाइज 10b का फर्स्ट देखिएगा। 10b का फर्स्ट हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? 6 9 10 15, 6 9 है, 10 15 है, देन 14 21 है, 14 21 है, देन आफ्टर 16 24। अब क्वेश्चन क्या करेंगे? ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। इन इज द केस फाइंड x एंड y और इनवर्सली प्रोपोर्शन। हमको बताना है कि क्या ये x y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो वी नो दैट if x y are inversely proportion
इनवर्सली प्रोपोर्शन, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है तो y इक्वल टू x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, जैसे 6 इंटू 9 इक्वल टू 10 इंटू 15 इक्वल टू 14 इंटू 21 इक्वल टू 16 इंटू 24। क्या ये सारे बराबर आ रहे हैं? देखिएगा ये 54 आ रहा है, ये 150 आ रहा है। तो हम वैसे ही देखते हैं क्या ये सारे बराबर आ रहे हैं। यदि सारे इक्वल हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, यदि सारे इक्वल नहीं हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ हमको देखने से ही लग जाता है 6 इंटू 9 54 हो गया, 15 इंटू 10 150 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक वैसे ही सेकेंड है, लिखेंगे 5 इंटू 18 9 इंटू 10 15 इंटू 6 3 इंटू 20 45 इंटू 2। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है? तो देखिए 5 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। 15 इंटू 6 90 हो जाएगा। 15 इंटू 6 90 हो जाएगा। 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। सारे इक्वल आ रहे हैं, यानी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ ये फॉलो हो रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए यहाँ पर आया, क्वेश्चन 2 देखिए, हमारे पास दो कॉलम है x और y। ये x हमारा 8 y1 देन आफ्टर x1 4 देन 16 5 इक्वल टू x2 अपॉन 5 इक्वल टू 80 और y2। That's my question। क्या कह रहे हैं कि इफ x y आर द इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये पहले ही इन्होंने बता दिया है कि x y इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। इफ x y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो वी है, हमारे पास क्या होना चाहिए, तो जो वैल्यू दी हुई है। आइए देखिए, हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसी वैल्यू है जिसमें x और y दोनों दिया हुआ है। तो हम करेंगे 60 इंटू 5, देखिएगा 60 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 जिसका x y दिया, अब हम कंपेयर कर लेते हैं 8 इंटू y1 से। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, y1 बराबर क्या हो जाएगा 10, y1 बराबर क्या हो जाएगा 10, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, y1 इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 5 16 इंटू 5 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। हमने क्या किया, 16 इंटू 5 इक्वल टू 8 इंटू y1। क्यों 8 इंटू y1? क्योंकि 8 इंटू y1 क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, ये पहले ही 10 हो गया। अब देखिए, अब 10 हो गया। अच्छा, अब हमको y1 हो गया, अब हमको x1 चाहिए। तो x1 चाहिए तो 60 इंटू 5 कंपेयर कर दीजिए, 60 इंटू 5 x1 इंटू 4, x1 इंटू 4 हो जाएगा 16 इंटू 5, या x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 5 अपॉन 4, 4 4 जा 16, x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। आप चाहे तो आप इसका भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो इनका और इनका भी कंपेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है x2। तो 16 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 इंटू 5, देन x2 बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, x2 बराबर क्या हो जाएगा 16, x2 बराबर क्या हो जाएगा 16। वैसे ही ठीक वैसे ही अब हम एक और कर देते हैं इसका, 80 इंटू y2 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 इक्वल टू 16 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 इक्वल टू 80 इंटू y2, या y2 बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 अपॉन 80 कट जाएगा, y2 इक्वल टू
1 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, दैट्स कंप्लीट। बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 है और हमने लिख दिया है 5 है, यहाँ 2 होना चाहिए, हमने 5 लिख दिया है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 5 के रिप्लेस पे आप 2 कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस सेम होगा। ओके, यदि इसके बावजूद भी आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप हमको बता दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बहुत इजी है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या है, करेंट 35 men can reap half a field in 8 days। 2 कॉलम बनाइए, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मैन पहला कॉलम, एक और कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ डेज। तो 35 मैन है, 35 मैन 8 डेज, देन आफ्टर 20 मैन, तो नंबर ऑफ डेज हम क्या मान लिए, x। लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। नाउ सुनिए, अब 25 मैन है तो 8 डेज लगता है। जब 25 मैन है किसी फील्ड को रीड करते हैं तो जब 35 मैन है तो 8 डेज लगते हैं। अब 35 मैन से 20 मैन हो गए, 35 मैन से कितने मैन हो गए, 20 मैन। तो यहाँ जब मैन की संख्या को जब हम लेस करेंगे तो जो नंबर ऑफ डेज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस मैन more days, so it is the case of inverse variation। So it is the case of inverse variation। now inverse variation है तो 35 into 8 equal to 20 into x, then x equal to 35 into 8 upon 20। 4 से 4 5 20, 4 2 10, 5 7 35, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस 20 मैन कैन रीप द सेम फील्ड इन 14 डेज। क्या लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस 20 मैन कैन रीप द फील्ड इन कितने डेज, 14 डेज। माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है, आपका PA2 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। PA2 का जो सिलेबस है, PA2 का जो सिलेबस है उसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें 10C नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक्सरसाइज 10C है शायद वो नहीं है, 10A और 10B है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, 3 चैप्टर्स हैं आपके। कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आखिरी चैप्टर है 10C वो नहीं है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये आपके 3 चैप्टर्स जो हैं PA2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके PA2 एग्जामिनेशन के लिए। आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन 4 इज now see, for an 12 man can dig a pond in 8 days। number of men same condition, नंबर ऑफ मैन बनाएंगे, उसके बाद यहां बनाएंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, बिल्कुल आपका ये जो होना चाहिए, ये जो आपका टेबल होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो नंबर ऑफ 12 मैन है तो कितने डेज लगते हैं, 8 डेज लगते हैं। हाउ मेनी मैन, लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स 6 डेज। तो हम मान लेते हैं let the number of men, let the number of men,
लेट द नंबर ऑफ मैन बी x। अब जब 12 मैन है तो 8 डेज लगते हैं। यहां आप देखेंगे 8 डेज से 6 डेज हो गए हैं, मतलब जो नंबर ऑफ डेज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ डेज जब डिक्रीज होगा तो हमको किसी काम को और फास्ट कराने के लिए नंबर ऑफ मैन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे लेस डेज मोर मैन, less days more man, so it is the case of inverse variation, so it is the case of inverse variation। then 12 into 8 equal to x into 6, then x equal to 12 into 6, 12 into 8 upon 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डेज। क्या लिखेंगे, हेंस 16 डेज नहीं 16 मैन, सॉरी फॉर दैट 16 मैन, हेंस 16 मैन कंप्लीट द डिग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 6 काउ कैन ए ग्रेज ए फील्ड इन 28 डेज। Now see question number 5. Question 5 is 6 cow can graze a field in 20 days. Number of cows, उसके बाद number of days, 6 cows, number of days, now see here, then 6 cows 28 days, how long 14 cows कितने डेज में उसी फील्ड को ग्रेज कर सकती हैं, चर सकती हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, नाउ शीन हियर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ काउज इंक्रीज कर रही हैं, तो जब नंबर ऑफ काउज इंक्रीज करेंगी तो हमारा नंबर ऑफ डेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां हो जाएगा मोर काउज लेस डेज, सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। So it is the case of inverse variation. So 6 into 28 equal to 14 into x. Then x equal to 6 into 28 upon 14. 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा 28. x equal to क्या हो जाएगा 12 days। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x equal to कितना हो जाएगा 12 days, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, आप खूब इत्मीनान से खूब आराम से इसको करेंगे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 6 2 to 6, oh no chalk on here। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 जो है, नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 6। A car takes 5 hours to reach the destination by traveling the speed 60 km/h। यहाँ टाइम लिखेंगे, यहाँ दो कॉलम बनाइए, टाइम्स होगा वो आवर्स में होगा, टाइम्स किस में होगा आवर्स में होगा, और जो हमारा स्पीड होगा, स्पीड जो होगा वो km/h में होगा। स्पीड जो होगा हमारा किस में होगा km/h में होगा। अब देखिए 5 hours to reach 60 km/h, what will be car travels speed 25 km/h हो जाए तो वह कितने टाइम लेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बी x, let the time taken be x। now
अब देखिएगा, अब जो हमारी स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है, तो जब किसी डिस्टेंस को ट्रेवल जब हम करेंगे, जब हमारी स्पीड जब बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम जो होगा हमारा घटेगा। तो जब स्पीड बढ़ रही है, यानी पहली क्वांटिटी जो बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। जब एक बढ़ेगी और एक घटेगी, इस केस में मेरा क्या होगा? इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। लिखेंगे मोर स्पीड लेस टाइम, so it is the case of inverse variation. So it is the case of inverse variation. तो 5 into 60 is equal to x into 75. Then x equal to 5 into 60 upon 75. 5 से 5 15 4 से 70, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 km पर आवर। 4 km, 4 सॉरी फॉर दैट टाइम है ना, 4 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा? 4 ही आवर्स में जो है उतना डिस्टेंस जो है वो क्या कर लेंगे? ट्रेवल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज Question 7 is for a given factory requires 42 machines to product a given of 56 days. 42 machines to product a given number and article 56 days. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स, और यहाँ नंबर ऑफ डेज। जब हमारे पास 42 मशीन्स थे तो प्रोडक्शंस को हम 56 डेज में कंप्लीट कर सकते थे। जब हमारे पास 42 मशीन्स थी तो जितना हमारा प्रोडक्शन चाहिए था उतना हम जो है कितने डेज में कंप्लीट कर देते थे? 56 डेज में। तो हाउ मेनी मशीन्स, हमको कुल कितने मशीन्स की जरूरत होगी उतना ही प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए 48 डेज में। तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड मशीन बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड मशीन्स बी एक्स। अब यहाँ नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो जब नंबर ऑफ डेज जब डिक्रीज होगी तो हमको नंबर ऑफ मशीन्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे और लेस नंबर ऑफ डेज, लेस डेज, मोर मशीन। So it is the case of inverse variation. So it is the case of inverse variation. And 42 into 56 is equal to x into 48. Now x equal to 42 into 56 upon 42 into 56 upon 48. 8 से 8 6 is 48, 8 7 is 56, 6 1 is 6, 6 7 is 42, x बराबर क्या हो जाएगा? 49 मशीन्स। 49 मशीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। 8 एज द सेम है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि 8 टाइम्स द सेम साइज fill a tank in 26 minutes. नंबर ऑफ टैप्स और जो हमारा टाइम है वो किसमें है? मिनट में है। तो जब 8 टैप्स हैं 27 मिनट लगते हैं। 8 taps to take in time 27 minutes. 8 taps 27 minutes. If 2 taps go out of order, मतलब 2 taps आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। पहले 8 टैप्स थे, अब 2 टैप्स आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब हो गए या आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो कितने टैप्स बचे? 6 टैप्स। 6 टैप्स जो है
उसको कितने मिनट में भर देगा। हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकिंग फिल द टैब बी एक्स। अब जब टैब हमारे डिक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ टैब हमारे डिक्रीज होंगे तो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस टैब्स मोर टाइम, सो इट इज द केस ऑफ inverse variation। So it is the case of inverse variation, then 8 into 27 equal to 6 into x, then x equal to 8 into 27 upon 6, 36, 8 to 6, 3 9 to 27, 2 4 to 8, x बराबर क्या हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट। दैट इज द माई आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 10, 11, 12, 13 सेम ऐसे ही है, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। आइए इसमें से हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये 8 है, 9 10, 11, 12, 13 एक ही जैसे है। 9, 10, 11, 12, 13 में से यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इफ एक्स वाई आर द इनवर्सली वेरिएशन x बराबर 15 व्हेन y बराबर 6 फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 6। इफ x and y are inversely proportional, so x y इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। x y इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट लिख ही दे रहे हैं, x y इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x1 हमारा दिया है 15, x1 दिया है 15, y1 हमारा दिया हुआ है 6, वाले नंबर जो हमारा पाला है, या हम x इंटू y1 इंटू y2 कर देते हैं, y1 इंटू y2 ऐसे कर दीजिए। तो 15 इंटू 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है x, दोबारा x हमारा 9 इंटू y1 कर दीजिए, y1 या y1 बराबर हो जाएगा 15 इंटू 6 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 3 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, y बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दैट इज द कंप्लीट एक्सरसाइज 12C। 12B में जितने भी MCQ के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके MCQ क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे पुनः ये आपको बताते हुए कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का रिजल्ट 2, 4, 5 यानी लगभग 10 से 15 के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका जो PA2 है वो स्टार्ट होने वाला है। तो PA2 के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। पुनः आपको ये बताते हुए कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रिपरेशन, आपके ये 3 चैप्टर जो हैं वह सिलेबस हैं। आई होप आप तैयारी करिएगा, जिसमें से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके।